नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। बदायूं में 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई। मंडी चौकी से चंद कदमों की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में एक आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। बच्चों की हत्या घटना के बाद मौके पर तनाव देखने को मिला है। भीड़ ने बदायूं शहर में जमकर हंगामा किया और आगजनी भी की। घटना की सूचना मिलने के बाद बदायूं के डीएम मनोज कुमार और बरेली आईजी डॉक्टर राकेश सिंह समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। बदायूं डीएम के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है। आरोपी के पिता और चाचा पुलिस हिरासत में है। शव को पोस्टमार्टम के बाद दोनों भाइयों के शव को परिजनों को सौंप दिए गए हैं, जबकि पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हत्या आरोपी का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर किया गया। उसी ने तो बताई थी हमें। आन क्या साल का है? आन 6 साल का हुआ है। तो कुछ पता चल पा रही कि किस वजह से मारा है? कुछ नहीं पता, हम कोई दुश्मनी थोड़ी थी ना। कोई तंत्र विद्या तो नहीं थी उसकी? हमें बताया नहीं। वो तो बाल काटता था, सभी के बाल, पूरी कॉलोनी बाल काटता था। क्या पता बुला के ले गया वो ऊपर को। क्या ब्लड भी पिया था उसने? ब्लड भी पिया था क्या? हमें कुछ पता नहीं। तो 2 बच्चों को काट दिया? 2 को काट दिया, तीसरे को मारना चाह तो हमें भी काट देता सब। तो क्या घर में आया था आपके? क्या मैं तो आया बताना नहीं। मैं पड़ोस में उसकी नाई की दुकान पकड़ने को है दुकान। आज सायंकाल एक व्यक्ति द्वारा जो 2 बच्चों की नृशंस हत्या कर दी गई और एक बच्चे को बच्चा घायल है, उसको लेकर के यहाँ पर हम लोग आए हैं। पुलिस बल चार सतर्क लगा हुआ है और अभियुक्त विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और उसको जो है यहाँ पर शांति बनाने के लिए सभी लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है और परिवार के लोग भी चौकी मौजूद है। इसे तहरीर लेकर के एफआईआर दर्ज की कार्रवाई की जाएगी। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। आपको भी मारने की कोशिश की कुछ? कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक मुंह में सर में लगी है और हाथ। कल घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना खोखा नाई का वो जो गरीब परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पे सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर हत्या जिस हथियार से की, क्या हथियार था वो और कहाँ है वो? क्या पुलिस के पास? वो हथियार बरामद हो चुका है। जो मर्डर वेपन था वो हथियार बरामद हो चुका है और जो कट्टा था वो भी बरामद। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आज सायंकाल की घटना है और 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई। इसमें खून से लथपथ अभियुक्त वहाँ से निकल गया और हमारी जो पुलिस टीम को पता चला उसने पीछा किया तो उसको शेखुपुरी जंगल की तरफ ज़्यादा दिखाई दिया। वहाँ हमारी टीम जब एसओजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते हुए पहुंची है, उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने भी फायर किया। इस जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। सर ये एक लौता आरोपी था? इकलौता आरोपी था, वो खून से पूरा लथपथ था। उसको पब्लिक ने, जब हमारी टीम पीछा करी, लोगों ने बताया कि लथपथ खून से व्यक्ति इधर गया हुआ है, भागा हुआ है। फिर उसने उसको पीछा किया। सर घटना के पीछे क्या कारण था, पता चला सर कुछ? घटना के पीछे कारण का हम लोग पता लगा रहे हैं। घटना के पीछे क्या रंजिश है, लेन देन का विवाद है या किस तरह विवाद है, इस बारे में बातचीत हो रही है। क्योंकि वही परिवार दुखी है और उससे ज़्यादा बात नहीं हो पा रही है। जैसा वो आगे बातचीत होगी हम। सर 5,000 रुपये मांगे थे जी। जाकर कि भाभी 5,000 रुपये दे दो, हम कल आपको वापस कर देंगे। तो हमको फ़ोन किया हमारी मैडम ने, तो हमने की कोई बात नहीं, दे दो, दे देगा। मान लो कोई दिक्कत नहीं है, भाई करीब का है, रोज़ भाई आना जाना उसका है, तो बोले हम सुबह दे देंगे। तो उसको पैसे भी दे दिए। पैसे देने के बाद जो है वो बड़ा वाला लड़का जो हमारा था आयुष, उसके साथ बोला कि चलो भैया ऊपर चलते हैं घूमने। तो चला गया साथ में बड़ा वाला।
तो छोटे वाले से उसने कहा कि पानी ले आना हन्नी हमारे लिए, तो हन्नी पानी लेने गया था और उसने क्या कहा बड़े वाले को वहीं ख़त्म कर दिया, तो छोटे वाले को उसने वहीं पकड़ लिया। जब बीच वाला गया वहाँ देखे वो उसको काट रहा है उससे चाकू से, तो काट रहा तो उसने देखा कि भैया भी काट रहा है, तो मम्मी को बोला कि आगे मम्मी वहाँ ऊपर मत जाना कि भैया उसको काट रहा है। कारण कुछ नहीं था, दुकान पे आया था, दुकान पे 3 किले चल लिए और मुझे पैसे दिए और फिर बोला भाभी 5,000 रुपये तुम उधार दे दो, कुछ आपकी मदद चाहिए, तो मैंने 5,000 निकाले उसे दे दिए। वो लेके आके वहाँ पे खड़ा हो गया, बोला भाभी मेरे वाइफ हॉस्पिटल में भर्ती है जनानी अस्पताल में, मुझे उसकी डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया है। मैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने इनसे पापा से बात की बच्चों के, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं दे देगा, सुबह दे ही देगा, दे दो, अच्छे हैं कोई दिक्कत ना। तो मुझसे तो कोई इनकी दुश्मनी थी ही नहीं, अब इनसे करवाया गया हो या क्या है अब वही जान सकता है, उससे पूछा जाए, जावेद बताएगा क्या हुआ क्यों इसने किया। तो बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या के मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने जहां आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा इस मामले में कड़ी कार्रवाई हुई है। कांग्रेस ने भी कड़ी निंदा की है इस पूरे मामले की। किसने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर आप सुनिए। भाजपा के अनर्गल आलाप है। 2 बच्चों की मौत किसके अंतर्गत हुई? भाजपा का सांसद है, भाजपा का विधायक है, भाजपा की सरकार है, भाजपा का नगर निगम में मेयर है, भाजपा का जिला पंचायत सदस्य है, भाजपा की थाना है, भाजपा की पुलिस है, और आरोप विपक्ष पे लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए। हजारों लगातार बलात्कार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हर 2-3 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार जो है बच्चों के पेपर लीक हो जा रहे हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, छोटे बच्चों की हत्या की जा रही है और वो वहां बैठ के बयानवीर की तरीके से बातें बोल रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी की सोच किस तरह से एक घटना हुई है बदायूं में। परिवार के साथ उनको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, ना ही इस पे राजनीति करनी चाहिए। और राजनीति भी क्या कर रहे हैं? सांप्रदायिकता की, क्योंकि उनका वोट बैंक एक चलता है। जहां पे कोई व्यक्ति एक घुसता है, वो घुस के अंदर बच्चों की हत्या करता है और उसके अंदर वो सांप्रदायिकता ढूंढ रहे हैं। मैं पूरी तरीके से स्तब्ध हूं, दुखी हूं। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं उस घटना का वर्तसना और निंदा कर सकूं। जितनी की जाए वो कम। मुझे एक चीज जरूर कहनी है इस मामले में कि अपराधियों को और इसमें सहायक लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। घटना दुखद है। छोटे बच्चों की हत्या इस तरह से निश्चित तौर पे मन को दुखी करने वाली ऐसी घटनाएं होती हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, त्वरित कार्रवाई हुई है। मैं समझता हूं कि दूसरे मुलजिम की भी तलाश तेजी से हो रही है और बहुत दिन वो भी कानून के हाथ से बच नहीं सकते। बदायूं में दोहरा हत्याकांड पर उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि एक दुखद घटना है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जाने वाली योगी सरकार ने मामले में तत्काल कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं और पुलिस इस मामले में कार्रवाई शुरू भी कर चुकी है। देखिए, ये दुखद घटना है और प्रशासन ने त्वरित जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये कानून व्यवस्था की सरकार मानी जाती है और कहीं भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई घटना होती है तो जो भी आवश्यक तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी प्रशासन उसको तुरंत करता है। बदायूं में दोहरे हत्याकांड के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। सपा और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपराधियों को संरक्षण देती है। सपा के मीडिया सेल ट्विटर पर पोस्ट किया गया और लिखा गया कि यूपी में दंगा फसाद, सांप्रदायिक तनाव खड़ा कर बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। इसी कारण से इस तरह की घटनाओं को खुद अंजाम दिलवा रही है। सपा का ये पोस्ट कई सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आया। यूजर्स ने सपा पर जमकर हमला बोला और जमकर समाजवादी पार्टी की क्लास लगाई।
सपा के मीडिया सेल पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जमकर बरसे। उन्होंने पोस्ट कर सपा पर निशाना साधा और कहा कि सपा में नैतिकता बची हो तो बदायूं मामले में राजनीति ना करें। मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। बदायूं मामले को लेकर सपा मीडिया सेल ने बीजेपी पर आरोप लगाया था, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जमकर समाजवादी पार्टी की आलोचना की है। वहीं अब केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि थोड़ी सी भी सहनशीलता, थोड़ी सी भी मर्यादा बची है तो इस मामले पर राजनीति ना हो, पुलिस अपना काम कर रही है। बदायूं कांड में समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि बदायूं की घटना पर समाजवादी पार्टी घटिया राजनीति कर रही है। अगर सपा की सत्ता होती तो अपराधियों को संरक्षण होता। योगी सरकार में अपराधियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई हो रही है। मामले में अपराधी के साथ पूरी कठोरता बरती गई है। घटना हैरान करने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है, बहुत दुख उत्पन्न करने वाली है। लेकिन ऐसी घटना पर समाजवादी पार्टी घटिया राजनीति पर उतर रही है, घटिया राजनीति करके व्यर्थ के आरोप कर रही है। जबकि सच ये है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे किसी भी मामले में पूरी कठोरता से कार्रवाई करने का हमेशा उदाहरण दिया है। इस मामले में भी एनकाउंटर करके अपराधी को मार गिराया है। अगर सत्ता सपा की होती तो समाजवादी पार्टी की सत्ता में ऐसे अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होता और समाजवादी पार्टी अब भी व्यर्थ के आरोप प्रत्यारोप कर रही है। बेहतर होता कि वो पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करती। अगर मरहम नहीं लगा सकती तो कम से कम नमक तो ना छिड़के। चुनाव के लिए पहले चरण के लिए नामांकन। मुजफ्फरनगर में सुरक्षा के घेरे में नामांकन हुए। नामांकन स्थल पर बैरिकेड और सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। 20 मार्च से 27 मार्च तक कलेक्ट्रेट में नामांकन होगा, तो नामांकन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। नामांकन केंद्र में चेकिंग के बाद ही एंट्री मिल रही है। 20 से 27 मार्च तक प्रत्याशी यहां पर नामांकन फॉर्म भर सकते हैं। प्रथम चरण में पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में चुनाव होना है, जिसको लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुजफ्फरनगर में सुरक्षा के घेरे में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्थल पर बैरिकेड और सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और चेकिंग के बाद ही एंट्री दी जा रही है। 20 मार्च से 27 मार्च तक कलेक्ट्रेट में नामांकन होगा। प्रत्याशी वहां पर पहुंचकर नामांकन भर सकते हैं। तो देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और यूपी में भी नामांकन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। तो मुजफ्फरनगर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कलेक्ट्रेट परिसर की तस्वीरें हैं जहां पर प्रत्याशी नामांकन के लिए पहुंचेंगे। नामांकन से पहले सभी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्था, उनको कड़ी कर दिया गया है, तैनात किया गया है यहाँ पर पुलिस बल को और साथ ही साथ हर तरीके की चेकिंग के बाद ही एंट्री दी जा रही है। कोई भी वहाँ पर बिना चेकिंग के अंदर एंट्री नहीं ले सकता है। सभी तरह की चुनावी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, कड़ी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरीके की हिंसा या फिर उपद्रव की यहाँ कोई गुंजाइश ना रहे। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में रंग भरी एकादशी होली उत्सव जारी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार हो रही होली का उत्सव अद्भुत होने वाला है। यहाँ पर देश दुनिया से श्रद्धालु भक्ति भाव में डूबे नजर आ रहे हैं। सभी एक दूसरे को प्यार और अबीर गुलाल लगा रहे हैं। वहीं हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास का कहना है कि हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं ने हनुमान जी महाराज के प्रतीक के साथ कदम रखा। होली खेलते समय पंचकोशी परिक्रमा करेंगे। कई मंदिरों में गुलाल लगाया जाएगा। यहाँ पर भगवान राम की होली है क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हुआ है और पहली होली है, इसलिए ये होली ऐतिहासिक और अद्भुत होने वाली है। इसके लिए संतों ने सभी तरीके से तैयारियां कर ली हैं। बहुत अच्छी होली लगी यहाँ की। बजरंगबली ने अपना आशीर्वाद दिया, हम सब बहुत धन्य हैं। हमें रंग दिया पूरा हनुमान जी। हमें तो बस ये पता थी भगवान कृष्ण की होली का ही पता था, लेकिन हनुमान जी के अयोध्या नगरी में भी होली का आनंद बहुत आया, बहुत ज्यादा रहा। जय श्री राम। मेरा नाम मंजू सिंह है, मैं दिल्ली से आई हूँ। हनुमान जी ने दर्शन दिए, हनुमान जी ने दर्शन दिए। हम दिल्ली से आए हैं। पर्व की ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना, ढेर सारी बधाई। हनुमानगढ़ी के नागा साधु श्री हनुमान जी महाराज के निशान के साथ में निकले हुए हैं। आप लोगों ने देखा है होली खेलते हुए
और पंचकोसी परिक्रमा करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज स्वतः हनुमानगढ़ी मंदिर से निकले हैं और विभिन्न मंदिरों में जाकर ठाकुर जी को अबीर गुलाल समर्पित करेंगे। इस बार राम वाली होली, क्योंकि भव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, इसके नाते जय जय सिया राम। वहीं काशी के मणिकर्णिका घाट पर चिता और भस्म की होली मनाई जाती है। इस दौरान शमशान घाट पर धधकती चिताओं के बीच बुझती चिताओं के भस्म से साधु संत और भक्त होली खेलते हैं। इस साल 21 मार्च को दोपहर में महाशमशान की महाआरती के बाद चिता भस्म की होली खेली जाएगी। सुबह से ही भक्तजन इसकी तैयारी में लग जाते हैं। इस दिन हजारों की संख्या में देशी विदेशी भक्तों का जन सैलाब मणिकर्णिका घाट पर पहुंचता है। इस होली की सनातन धर्म में कई मान्यताएं हैं, जिसके अनुसार भगवान भोलेनाथ ने यमराज को हराने के बाद चिता की राख से होली खेली थी। देश में होली के त्योहार से उल्लास का माहौल है। मथुरा में होली का त्योहार मनाया जा रहा है, इससे काशी में भी इसकी तैयारियां जोरों पर है। आज काशी विश्वनाथ में भक्त और भगवान भोलेनाथ से होली मनाने की अनुमति मांगेंगे, तो वहीं मथुरा के श्री द्वारकाधीश मंदिर में रंग भरी एकादशी मनाई जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। होली का जो खुमार है वो लोगों पर चढ़ना शुरू हो गया है। द्वारकाधीश की ये तस्वीरें हैं जहां पर मंदिर में रंग भरी एकादशी मनाई जा रही है। हर तरफ लोग प्यार और हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मना रहे हैं। ब्रज की अद्भुत होली का उल्लास चरम पर है। नंदगांव में लठमार होली खेली गई। ब्रज में इस समय होली की धूम है। गोकुल के रमरेगती आश्रम में भगवान भक्त और संतों के बीच होली खेली गई। बरसाना की लड्डू मार होली, बरसाना की लठ मार होली के बाद कान्हा की नगरी नंदगांव में होली की मस्ती छाई रही। नंदगांव के हुरियारन के साथ बरसाना के हुरियारों ने जमकर हंसी ठिठोली की और फिर हुरियारनों ने मोटी लाठियों से बरसाने के हुरियारों को सबक सिखाया। सदियों से चली आ रही पुरानी परंपरा को साक्षात करते हुए नंदगांव के युवाओं ने ये होली खेली। नंदगांव यानी भगवान कृष्ण की लीला स्थली। नंदगांव राधा रानी के गांव बरसाना से केवल 8 किलोमीटर दूर है। बरसाना में लठ मार होली खेली गई। उसके बाद नंदगांव के हुरियारे बरसाना पहुंचे और राधा रानी के गांव हुरियारनों के संग परंपराओं को निभाते हुए होली खेली गई। आज आपने जो ये लठामार होली देखी है, ये नंदगांव की लठामार होली है। फाल्गुन मास की 10वीं के दिन नंदगांव में होती है और एक दिन पहले नवमी को ये होली बरसाना में होती है। दोनों जगह कहने को तो लठामार होली है, लेकिन दोनों जगह का भाव अलग है। बरसाना में लठामार होली खेलने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल सखा गए और बरसाना की जो गोपियां उन्होंने लाठी चलाई। और नंदगांव में जो आज होली हुई है, यहाँ नंदगांव की गोपियां हैं और बरसाना के होरियार हैं। दोनों का अंतर यह है कि नंदगांव में भगवान कृष्ण उनके सखाओं ने सखियों के साथ आज प्रयास किया, हंसी ठिठोली की, तो उन्होंने उन पर प्रत्युत्तर में प्यार भरी लाठियों की बौछार करी। आज जो नंदगांव में होली है, बरसाना की सखियां यशोदा मैया के पास होली का फगुआ मांगने आए। फगुआ का मतलब होली का उपहार। उन्होंने यशोदा मैया से प्रेम का झगड़ा किया कि तुम्हारे लाला कन्हैया हमारे साथ होली खेले, हमारे वस्त्र बिगाड़े, हमारे आभूषण बिगाड़े, हमारा श्रृंगार बिगाड़ा, इसलिए अब आप हमें होली का उपहार दीजिए। यशोदा मैया को भी बड़ा आनंद आया, तो वो थोड़ा बीच में ना नुकर करने लगी। बस गोपियों ने लाठी लेकर उनके साथ झगड़ा किया। ये नंदगांव की लठामार होली का भाव है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित कराने और गौकशी बंद कराने के लिए वृंदावन से दिल्ली तक नंगे पांव पदयात्रा कर रहे हैं। 6वें दिन की पदयात्रा के समर्थन में वाराणसी में निवर्तमान पदेन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभु नारायण पांडे के नेतृत्व में सर्किट हाउस पर सैकड़ों वकील उपस्थित रहे और गौ पूजन कर पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में शामिल वकीलों ने गौ माता को राष्ट्रमाता गौकशी बंद करने के नारे लगाए। झांसी में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। जगह जगह चेकिंग अभियान की जा रही है, संदिग्धों की जांच हो रही है। मऊ रानीपुर में उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, कोतवाली प्रभारी ने ग्रामोदय के पास अंबेडकर तिराहे, गरोथा चौराहे, अग्रसेन विद्यालय के पास 4 पहिया वाहनों और संदिग्ध वाहनों की जांच की। मौके पर एक एसटी सेकंड इंद्रपाल सिंह ने बताया, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जगह जगह वाहनों की तलाशी की जा रही है ताकि रुपए, मादक पदार्थ,
जायदाद या कोई अन्य अवैध सामान न ले जाया जा सके। लोकसभा की चुनाव की आचार संहिता लागू हुई है। शासन द्वारा जो FST टीमों का गठन किया गया है, ये 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में जांच हो रही है। कोई भी मतलब आदमी आचार संहिता का उल्लंघन न करे और ये गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। कोई कैश तो नहीं ले जा रहा है ज़्यादा मात्रा में, जिससे वो चुनाव में प्रभावित कर सके। और जैसे मादक पदार्थ हैं, कोई गाँव में तो नहीं बंटवा रहा है, इन सभी को लेकर शासन द्वारा ये टीमों का गठन किया गया है। बागपत में सत्येंद्र हत्याकांड में पिता समेत 3 पुत्रों को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही 80,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बताया जा रहा है 13 महीने पहले छपरौली थाना क्षेत्र के कुरडी गांव में मामूली कहासुनी को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। सत्येंद्र पाल घायल हो गए थे, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी, तो आरोपियों को अब 10 साल की सजा सुनाई गई है। जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल सिंह नेहरा जनपद बागपत में हूँ। जिला एवं सत्र न्यायालय की चतुर्थ श्रेणी की कोर्ट ने आज एक सजा सुनाई है। सर, क्या पूरा मामला था, कैसे सजा सुनाई और किस मामले में सजा सुनाई? ये प्रस्तुत मामला राज्य बनाम कुंवरपाल आदि के नाम से था। धारा 304 IPC एवं 504 सपठित धारा 34 IPC में ये वाद चल रहा था। इसे मुख्यतः पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हमारे द्वारा 13 माह के भीतर ये इस मामले का निस्तारण कराया गया है तीव्रता के साथ। सन 2023 का ये मामला था। ग्राम कुरडी, थाना छपरौली अंतर्गत ये क्षेत्र में आता है। रायबरेली में बहुचर्चित हत्याकांड और जानलेवा हमले के सभी आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। वारदात हरचंदपुर थाना क्षेत्र के सलीमपुर गांव की है, जहां पर 14 मई 2019 को शिवा सिंह और उनके बड़े भाई गोपाल सिंह अपने बेटे के मुंडन कार्यक्रम का सामान लेकर बाजार से लौट रहे थे। तभी पुरानी रंजिश को लेकर धीरेन्द्र सिंह, शिवराज सिंह सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडे से दोनों भाइयों पर हमला कर दिया, जिसमें शिवा सिंह की मौत हो गई थी। ये शिवा सिंह उर्फ शिवराज सिंह, गोपाल सिंह अपने भाई के साथ हरचंदपुर से सामान लेकर अपने घर जा रहे थे मझगवा हरदोई। सलीमपुर चौराहे के पास ये मुलजिमान धीरेन्द्र सिंह, रामदेव, शिवराज सिंह, अल्ताफ, आफाक, गुड्डू पारसी सलीमपुर चौराहे के पास इनको इसकी गाड़ी से खींच लिया। लाठी डंडा सरिया से काफ़ी मारा पीटा, जिससे शिवराज सिंह को भी काफ़ी गंभीर चोटें आई, गोपाल सिंह को शिवा सिंह को काफ़ी गंभीर चोटें आई और गोपाल सिंह को भी काफ़ी गंभीर चोटें आई। शिवा सिंह की मृत्यु हो गई, गोपाल सिंह को काफ़ी गंभीर चोटें आई थी। इसमें मृतक के पिता रंजीत सिंह ने इसकी घटना थाना हरचंदपुर में दर्ज कराई थी। आज न्यायालय ने सारे गवाहों के पश्चात सभी अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सभी धाराओं में आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। खबर उन्नाव से है, जहां पर कुछ दिनों पहले एक प्रेमी ने प्रेमिका को परिजनों ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। परिजनों ने प्रेमिका को मौजूद भीड़ के आगे ही जमकर पीटा और इसके बाद घर ले जाकर भी उसकी पिटाई की। दोनों अलग बिरादरी के थे, युवती दलित थी। प्रेमी जोड़ी की निर्मम पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। लेकिन इसी बीच एक कमरे में युवती का शव फांसी के फंदे पर झूलता मिला। परिजनों का कहना है पारिवारिक और सामाजिक बेइज्जती के कारण युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दिनांक 18/3/2024 को थाना फतेहपुर चौरासी क्षेत्र अंतर्गत एक युवती जिसकी उम्र 20 वर्ष थी अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना फतेहपुर चौरासी की पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका के शव को नियमानुसार कब्जे में लेकर पहचाननामे की कार्रवाई की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ज्ञात हुआ कि मृतक युवती के संबंध पड़ोस गांव के एक युवक से थे। दिनांक 18/3/2024 को ही युवक और युवती को गांव के बाहर मृतका के परिवारजन द्वारा मिलते हुए देखा। इस पर उन लोगों ने युवक के साथ मारपीट की घटना की।
खबर झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र से है, जहां पर एक युवती ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। युवती की मौत की खबर सुनकर उसके प्रेमी ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पुलिस पहुंची, दोनों के शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। दोनों ने ये कदम क्यों उठाया, पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। युवती के परिजनों ने एक युवक पर परेशान कर जान से मारने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर सरकारी अस्पताल के सामने अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। शव मिलने की सूचना पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, शिनाख्त की जा रही है। पूरा मामला थाना नारखी क्षेत्र के रामकुंवर इलाके का है। परसू बस स्टैंड पर किसी बस का इंतजार करने में खड़ी है। पीछे से एक व्यक्ति मुजफ्फरनगर में प्रेमिका के फोन से बात न करने से खफा प्रेमी ने उस पर हमला कर दिया। प्रेमी ने स्टैंड पर खड़ी प्रेमिका को मार गिराया, इसके बाद खुद भी जहर खा लिया। मेरठ में उपचार के दौरान प्रेमी की मौत हो गई। प्रेमिका की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। पूरा मामला रतनपुरी थाने के बड़सू बस अड्डे का बताया जा रहा है। महिला परसू बस स्टैंड पर किसी बस का इंतजार करने में खड़ी है। पीछे से एक व्यक्ति आकर के किसी धारदार हथियार से उसकी गर्दन पर वार किया और उसी सूचना प्राप्त होते ही मैं क्षेत्र अधिकारी व थानाध्यक्ष रतनपुरी मौके पर पहुंचे और उस महिला को तुरंत तत्काल हायर सेंटर रेफर किया। मालूम हुआ उस व्यक्ति ने भी जहरीला पदार्थ खा लिया है। उस व्यक्ति को भी हायर सेंटर रेफर किया गया है। ये मालूम हुआ है दोनों व्यक्ति गांव बड़सू के ही रहने वाले हैं। विधिक जांच कर आवश्यक कार्रवाई की गई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।